चलो स्टार्ट करते हैं। पावर है ना, लिखो तो पहले पावर डिफाइन कर देते हैं। वर्क करने का जो रेट होता है उसी का नाम होता है पावर, है ना। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। तो डिफाइन करते चलो, लिखो रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क is known as पावर। काम करने का दर को पावर कहते हैं, है ना। जिस रेट से काम किया जाता है, जैसे मान लो 1 घंटा पढ़ते हो तुम लोग, है ना, तो कुछ मोबाइल देख लिए, कुछ डिस्ट्रक्शन हो गया, कुछ ऐसे कर लिए, तो तुम्हारा काम करने का रेट जो है वो फास्ट नहीं है ना। जैसे 1 घंटे अलार्म लगा करके पढ़ें और इतना कवर कर लिए पूरा टॉपिक, तो काम करने का रेट हुआ। और वर्क करने का जो रेट होता है ना, वो पावर दिखाता है, ठीक है। जैसे लेजी की तरफ पढ़ रहा है दिन भर, तो उसे क्या हो जाएगा, पावर ही नहीं है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। मैथमेटिकली इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, देखो P इज इक्वल टू dW/dt। वर्क करने का रेट, आप जानते हो ना, किसी फिजिकल क्वांटिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से क्या मिल जाता है, रेट मिलता है ना, है ना। तो वर्क को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए तो वर्क करने का रेट मिल गया, उसी का नाम क्या होता है, पावर होता है, ठीक है। तो मैथमेटिकली भी लिखते चलो, लिखो, यहाँ तक हो गया ना। लिखो 2 टाइप्स ऑफ पावर, 2 तरह का पावर होता है। लिखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पावर। पावर 2 तरह के होते हैं। पावर जो होता है कितने तरह के होता है, 2 तरह का, है ना। जैसे अभी काम कर रहे हैं, एकदम फास्ट कर रहे हैं, है ना, तो अभी अभी कर रहे हैं, तो इसको इंस्टेंटेनियस पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर। और जैसे मान लो भर दिन पढ़ाई किए, पूरा भर दिन वर्क हुआ ना, अब पूरे इंटरवल ऑफ टाइम में जो वर्क करने का रेट होगा उसका नाम होता है एवरेज। एवरेज जो है वो ड्यूरेशन में मिलता है, और इंस्टेंटेनियस जो मिलता है वो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में मिलता है। आई बात समझ में। तो 2 तरह का पावर होगा। पहला लिख लो इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर ये किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करेगा, है ना। तो लिख लो इंस्टेंटेनियस पावर में लिखो रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क at a particular instant of time, at a particular instant, at a particular instant of time is known as instantaneous power। instantaneous power, ठीक है। सिर्फ पावर कहो या इंस्टेंटेनियस पावर कहो, दोनों सेम ही तरह से डिफाइंड होता है। तो dW/dt ऐसे लिखेंगे, है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो वर्क को क्या लिखते हैं बताओ, F.S। 2 वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से डिफाइन करते हैं ना। कौन कौन सा वेक्टर, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर मान लो फोर्स वेक्टर कांस्टेंट हो गया, अगर F मान लेते हैं कांस्टेंट हो गया, है ना, तो हम इसको बाहर भी निकाल सकते हैं डिफरेंशिएशन से। तो मान लो यहाँ से F हो गया और इसमें हम डिफरेंशिएशन ऑपरेट कर दिए, तो ये dx/dt जो हो गया वो वेलोसिटी हो गया, है ना। तो हम इंस्टेंटेनियस पावर को
एफ और डी एस बाई डी टी क्या हो गया, वेलोसिटी, है ना। तुम जानते हो ना डिस्प्लेसमेंट के को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से क्या मिल जाता है, वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस पावर हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं, एफ डॉट वी, दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से। क्लियर है। ए डॉट बी का तो फार्मूला तुम लोग को आता है ना, कितना होता है, ए बी कॉस थीटा। उसी तरह से हो जाएगा एफ भी कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर, यही ना, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन कौन सा वेक्टर, फोर्स वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है। अच्छा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर या वेक्टर, स्केलर। तो ये बताओ कि पावर स्केलर होगा या वेक्टर होगा, ये दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से डिफाइंड है, तो ये स्केलर क्वांटिटी होगा। लिख लो, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसा क्वांटिटी होगा, स्केलर। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट बताओ तो। वर्क का होता है जूल और टाइम का होता है सेकेंड, जूल पर सेकेंड, और इसको वाट भी कहते हैं, है ना। तो इट्स ऐसा यूनिट जो होगा वह क्या होगा, जूल पर सेकेंड, या फिर इसी का नाम क्या होता है, वाट। चलो लिख लो पहले इतना, आगे बढ़ें। नेक्स्ट देखो, लिखो तो एवरेज पावर, सेकेंड में एवरेज पावर। एवरेज पावर तुम्हें बताए हैं क्या, इंटरवल ऑफ टाइम में होगा। जैसे भर दिन काम करते हैं तो हर एक समय में काम करने का रेट तो सेम नहीं रहेगा, कभी जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कभी धीरे धीरे काम करते हैं, है ना। तो पूरा एक दिन में इंटरवल ऑफ टाइम में जो वर्क करने का रेट होगा वह होता है एवरेज पावर, है ना। तो एवरेज पावर जब भी डिफाइंड होता है ना तो इंटरवल ऑफ टाइम में होता है। ठीक है। तो लिखो इसको, इट इज डिफाइंड एज rate of doing work, rate of doing work during certain interval of time, certain interval of time. It is defined as rate of doing work during certain interval of time, है ना। इसको ऐसे लिखते हैं, एवरेज ऐसे इंडिकेट करते हैं, तुम लोग को बताया भी है, अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी एवरेज फंक्शन बताए थे, है ना। तो एवरेज पावर जो होगा ये होता है टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। ये हो गया एवरेज पावर का डेफिनेशन, हो गया। बाकी तो एवरेज का फार्मूला हम मैथमेटिक्स में बताए ही हैं तुम लोग को, है ना, कि अगर कोई फंक्शन लिनियरली वेरी किया तो एवरेज कैसे निकालते हैं, इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू बाई 2, और अगर टाइम के फंक्शन हो जाए तब तो इंटीग्रेशन से निकालते हैं। तो फार्मूला बताए या ना बताए वह हमेशा रहेगा, सारे फिजिकल क्वांटिटी के साथ होगा। ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं हम पावर के रिस्पेक्ट में, तो लिखो इफ पावर वेरी लिनियरली देन एवरेज पावर is given by एवरेज पावर इज गिवन बाय। तो एवरेज पावर जो होगा वह इनिशियल पावर प्लस फाइनल पावर बाय 2। लेकिन ये फार्मूला याद रखते समय इस बात को याद भी रखना है हमें
कि यह फार्मूला कब अप्लाई होगा, जब पावर लिनियरली वेरी करेगा। तो ये कंडीशन याद रखना है ना। इसको स्टार भी लगा दो ऐसे कि ये कंडीशन याद रखना है, इसी कंडीशन में यह वैलिड होगा, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होंगे, है ना। और जनरल फार्मूला एक है, जैसे देखो, इफ पावर vary with time then average power is given by, एवरेज पावर जो है वह इस तरह से देते हैं, इंटीग्रेशन पी टी डी टी बाई डी टी का इंटीग्रेशन, है ना। तो ये फार्मूला भी ये हमेशा वैलिड है। इस तरह का फार्मूला जो है वह ऑलवेज वैलिड होता है ना। लिख लो, दिस फार्मूला इज ऑलवेज वैलिड, दिस फार्मूला इज ऑलवेज वैलिड। चलो अब हम लोग क्वेश्चन समझते हैं, है ना। तो पावर दो तरह का हो गया, कौन कौन, इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर। इंस्टेंटेनियस पावर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में वर्क करने का रेट होता है, जबकि एवरेज पावर क्या होता है, इंटरवल ऑफ टाइम में वर्क करने का रेट होता है ना। इंस्टेंटेनियस पावर कैसे डिफाइन करते हैं, डी डब्ल्यू बाई डी टी या फिर एफ डॉट वी, यानी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, यही ना, क्लियर है। चलो तो और एवरेज पावर कैसे डिफाइन करते हैं, टोटल वर्क बाय टोटल टाइम, या फिर अगर पावर टाइम के साथ लिनियरली वेरी करे या किसी के साथ लिनियरली वेरी करे तो एवरेज पावर कैसे देते हैं, इनिशियल पावर प्लस फाइनल पावर बाय 2। और अगर फंक्शन ऑफ टाइम हो जाए तो और लिनियरली नहीं वेरी करे तो तब जनरल फार्मूला तो है ही क्या, इंटीग्रेशन पी टी डी टी बाई डी टी का इंटीग्रेशन, है ना। अब देखो इसको हम प्रॉब्लम से सब सॉल्व करवाते हैं। तो लिखो, एक क्वेश्चन लिखो, इंजन ऑफ कार डिलीवर कांस्टेंट पावर P if mass of car is m, then find, A पार्ट में लिखो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी निकालना है टाइम के फंक्शन में। और बी पार्ट लिख लो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। चलो समझो, सबसे पहले हमें ये बताओ कि जैसे मान लो यहाँ हम कार बना दिए, है ना। कार कैसे बनाते हो, ऐसे कौन सा कार हो गया, जो भी कार हो जाए, है ना, ठीक है। अगर ये कार ऐसे आगे की ओर जा रहा है ना, तो समझो यहाँ पर जो है ना, ये रेयर व्हील है, वह इस तरह से रोटेट करता है, इस तरह से, है ना। और इस पर जो है मशीन लगा रहता है, वही रोटेट कराता है, एक्सिल जो है वह रोटेट कराता है। तो जब ये रोटेट करता है ऐसे, तो ये पॉइंट किधर जाना चाहेगा, पीछे की ओर जाना चाहेगा ना। तो इस पॉइंट का टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर की ओर है, बैकवर्ड डायरेक्शन में।
तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और इस पर कोई मशीन नहीं लगा रहता है ना, इसको रोटेट नहीं करता, ये धक्का खा करके जाता है। जब ये धक्का खा करके जाएगा तो ये पॉइंट स्लिप करना चाहेगा आगे, इसीलिए आगे वाले व्हील पर जो है वो पीछे की ओर, हाँ, तो इसमें रोलिंग फ्रिक्शन लगता है और इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है। इसलिए जानते हो कार चलाने से कौन व्हील ज़्यादा जो है से उसका रगड़ आएगा, मतलब कौन सा व्हील जो है वो ज़्यादा घिस जाएगा, ये बताओ, रेयर वाला या फ्रंट वाला? रेयर वाला नहीं होगा। क्यों? रेयर वाला में रोलिंग फ्रिक्शन लग रहा है ना, ये मशीन से ऐसे घूम रहा है और ये धक्का खा करके जाता है, इसलिए स्लाइडिंग टाइप का लगता है उसमें। हालांकि वहाँ भी रोलिंग ही है, लेकिन स्लाइडिंग टाइप का थोड़ा सा होता है ना, इसलिए आगे वाला चक्का जो है जल्दी घिस जाता है ना। इसलिए कार में जब चक्का चेंज करोगे ना तो नया वाला कहाँ लगाएगा बताओ, आगे या पीछे? आगे, और पुराना वाला पीछे। ठीक है, अब ये बताओ कि यहाँ जब F1 और F2 लग रहा है तो F1 का वैल्यू F2 से ज़्यादा होता है, तो इस कार पर नेट फोर्स किधर की ओर लग गया, फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन। और जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग गया और वेलोसिटी भी कार का किस डायरेक्शन में होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0। अब पावर का फार्मूला हम लोग जानते हैं, ए पार्ट देखो पहले। पावर मतलब किसी भी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में निकालना है, मतलब इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है ना, या सॉरी वेलोसिटी निकालना है, तो हम इंस्टेंटेनियस पावर लेते हैं, क्योंकि कार जब चलेगा ना तो उसका वेलोसिटी चेंज होते रहता है। तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर उसका कैसा पावर होगा, इंस्टेंटेनियस। और इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो कैसे लिखते हैं, F.B। अब ये बताओ फोर्स और वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री। तो इसको ब्रेक करने तो आता है ना, कितना लिखते हैं, F.V cos 0। cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1। तो पावर कितना हो गया, F/B, और ये हो गया पावर, और फोर्स लिख देंगे मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये हो गया वेलोसिटी। कोई दिक्कत है तो बताओ, मास को इधर भेज दो, तो P/m हो गया, V को पहले लिख दिए और A को लिख देते हैं dV/dt। और हमें निकालना है वेलोसिटी, है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पहले V, इसको यहाँ पर लाते हैं, कितना लिख सकते हैं, पहले इसी को लिखो V/dV, और इस साइड में कितना हो जाएगा बताओ, P/m इंटू dt, है ना। जब टाइम 0 होगा तो उस समय तो कार का वेलोसिटी भी 0 होगा, 0 से स्टार्ट कर रहा है, t टाइम में वेलोसिटी मान लो v हो गया, है ना। तो V/dV का इंटीग्रेशन बताओ, जिसका पावर 1 है ना, तो एक पावर बढ़ जाता है उतने ही से डिवाइड, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट b, और ये हो गया P/m, और dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, t, और ये हो गया 0 से t। यहाँ लिमिट डालो, -0 का स्क्वायर बाई 2, और यहाँ बताओ P/m इंटू t, यही ना। तो V स्क्वायर का वैल्यू बताओ, ये तो 0 ही हो गया, ये चला जाएगा यहाँ ना, 2P/m इंटू टी। अच्छा, V का वैल्यू अब बताओ कितना हो गया, 2P/m, और T का पावर 1/2 लिख दे ऐसे, क्या कोई दिक्कत? अरे पावर यहाँ से रूट स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा ना, तो रूट तो इस पर भी आएगा ना, और रूट को कितना लिखते हैं, 1/2, तो ऐसे तो लिख ही सकते हैं। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। और इस बात को याद रखना कि यहाँ से वेलोसिटी जो होता है वह किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो t का पावर 1/2। कब, जब इंजन जो है वह कांस्टेंट पावर देगा तो, है ना।
ये हमेशा पूछा जाता है, इसलिए याद रखना है v प्रोपोर्शनल टू कितना, t/2। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम जो होता है वह किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये पूछता है। अच्छा, बी पार्ट में देखो क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल, यही ना। चलो डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लेते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं इक्वेशन 1 से। वेलोसिटी किसके साथ वेरी कर रहा है, टाइम के साथ। तो बी पार्ट के देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 से अगर, तो भी जो हो जाएगा वह कितना हो गया, अंडर रूट 2p/m, और t का पावर कितना है 1/2। अच्छा, वेलोसिटी को हम लोग क्या निकालना है बी पार्ट में, डिस्टेंस ट्रेवल बाई कार। तो बताओ भी को क्या लिख सकते हैं, ds/dt, और ये हो जाएगा 2p/m और t का पावर 1/2। चलो मल्टीप्लाई कर दो, ds जो हो गया अंडर रूट 2p/m और t का पावर 1/2, और ये है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। जब टाइम 0 होगा तो उस समय तो कुछ डिस्टेंस ही नहीं ट्रेवल किया होगा। जब t टाइम हो गया तो मान लो डिस्टेंस ट्रेवल हो गया s, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ds का इंटीग्रेशन बताओ कितना हो जाता है s, लिमिट भी डालेंगे तो यही रह जाएगा। और यहाँ पर बताओ कितना हो गया 2p/m, और इसका बताओ पावर बताओ 1/2 + 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2 + 1 होगा ना। कौन सा फॉर्मूला होता है, x टू द पावर n इक्वल टू xn + 1/n+1, उसी से। और ये लोअर लिमिट हो गया 0, अपर लिमिट, इसका पावर कितना हो गया, ऐड करके बताओ। 2 यहाँ चला जाएगा ना, 3/2, और यहाँ भी 3/2। तो ये तो 2 ऊपर आ जाएगा ना, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, अब कितना निकल जाएगा 2/3 अंडर रूट 2p/m, और यहाँ t का पावर कितना रह जाएगा 3/2, लिमिट भी डालेंगे तो यही रह जाएगा ना। तो ये हो गया वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल जो है वह किसके प्रोपोर्शनल होगा, यह बताओ, t का पावर 3/2। कोई दिक्कत नहीं ना। इसको भी याद रखना है कि अगर इंजन कांस्टेंट पावर देता है तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का पावर 1/2, और डिस्टेंस ट्रेवल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2। आई बात समझ में। चलो इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते। मारित रहे हैं नींद खुट काहे रोई थे। तो गाड़ी का फोटो देख के और पूछ रहा था कि गाड़ी इसका बना है। पापा का भी रिकॉर्ड कर लेंगे।
हो गया? चलो, ये तो है नॉन स्टिकी है, देख रही है, पूछा जा रहा है ना। वहाँ सब अति लाता है, पैसा के कारण 2 पैसा बचा ले। नॉन स्टिकी के कारण अति कर देता है, बिल बनवा देता है, समझे? 10 रुपया बच गया ना एक पर, ऐसे बन जाता है तो 400-500 रुपये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखो तो, इसमें भी हमें कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा और याद भी रखने के लिए। लिखो क्वेश्चन, लिखो। ए पार्टिकल of mass small m projected with initial velocity u by making angle theta with horizontal find ए पार्ट में लिखते हैं पावर when particle is at maximum height, मैक्सिमम पार्टिकल फाइंड करना है, पावर व्हेन पार्टिकल इज एट मैक्सिमम हाइट, है ना। बी पार्ट में देखो, फाइंड पावर एट टाइम टी, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी में, है ना। और सी पार्ट में लिख लो एवरेज पावर ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, समझते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का कॉन्सेप्ट आ गया है ना। करा है कि यहाँ से एक पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट कर दिए, कितने स्पीड से, यू से, कितने एंगल पर, हॉरिजॉन्टल से थीटा, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लग गया, डाउनवर्ड, ऐसा ही ना। ए पार्ट में कह रहा है कि कहाँ पर रहेगा पार्टिकल, तो बताना है मैक्सिमम हाइट। तुम जानते हो कि प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट पर पार्टिकल का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हो जाता है, हॉरिजॉन्टल में, कितने के बराबर, यू कॉस थीटा, जानते हो ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ाया हुआ है ना। अच्छा, यहाँ तो कुछ मास केवल है तो ग्रेविटी केवल फोर्स लगेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर की ओर लगेगा यहाँ पर बताओ। अब ये फोर्स और वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो ये तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में यहाँ रहेगा ना, मतलब तुम्हें कौन सा पावर ए पार्ट में निकालना है, इंस्टेंटेनियस या एवरेज, इंस्टेंटेनियस, क्योंकि पार्टिकल वहाँ पर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में ही रहेगा। अब ये बताओ दोनों फोर्स और वेलोसिटी के बीच में कितना है, कितने एंगल बन गए, 90। तो पावर बताओ, एफ भी कॉस थीटा होता है ना, तो ये हो गया एफ भी कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू कितना हो गया, तो यहाँ तो पावर 0 हो गया, है ना।
अब देखो इसका बी पार्ट कहता है कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में बताओ। तो अब किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में तो हमको पता नहीं है कि कहाँ पर पार्टिकल रहेगा, है ना। तो हम उसको जनरल प्रॉब्लम बनाएंगे, और जनरल प्रॉब्लम हमेशा वेक्टर फॉर्म में बनाया जाता है। किस फॉर्म में बनाया जाता है? वेक्टर फॉर्म में बनाया जाता है। तो देखो समझो, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में हम वेलोसिटी लिख देते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू यहाँ ग्रेविटी क्या होता है? कांस्टेंट। जब कांस्टेंट है तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में हम वेलोसिटी लिखें तो u प्लस ए टी तो लिख सकते हैं ना। तो a की जगह पर यहाँ पर क्या है? g। और अगर फोर्स लिखे तो क्या होता है? m इंटू जी। कोई दिक्कत तो नहीं। जब भी जनरल किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में कहीं अगर पोजीशन नहीं मालूम है तो बेहतर होगा कि उसको वेक्टर फॉर्म में बनाओ क्वेश्चन को, है ना। आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। देखो समझो, अब हमें पावर निकालना है। तो पावर हम लोग जानते हैं कितना? एफ डॉट बी। इसका मतलब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दे तो निकल जाएगा ना। तो फोर्स हमारा कितना है? एम जी। और वेलोसिटी कितना हो गया? यू प्लस जी टी। चलो तो यहाँ से मास तो रहने दो बाहर, जी से डॉट प्रोडक्ट करो। जानते हो ना डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जी इसके साथ, तो यू डॉट जी लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हो क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जी डॉट जी सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है, और ये टी, यही ना। अब इसको ब्रेक कर लो, तो ब्रेक कर लेते हैं। एम तो बाहर ही रहेगा, यू डॉट जी है। ए डॉट बी का फार्मूला जानते हो ना क्या होता है? ए डॉट बी का फार्मूला कितना होता है? ए बी कॉस थीटा। उसी तरह से यू डॉट जी है तो यू जी कॉस थीटा होगा, लेकिन थीटा किसके बीच का एंगल होता है? यू और जी के बीच में। तो यहाँ देखो यू और जी के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पर अगर हम इसे ब्रेक करें तो u का मैग्नीट्यूड तो u ही हो जाएगा, g का मैग्नीट्यूड g हो गया, cos हो गया, और थीटा कितना है दोनों के बीच में? 90 प्लस थीटा, यही ना। फिर प्लस है साइन यहाँ तो प्लस दे दिए, जी स्क्वायर टी। अच्छा cos 90 प्लस थीटा जानते हो कितना हो जाता है? माइनस साइन थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है? माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर इसको रख दो माइनस साइन थीटा, तो माइनस यू जी साइन थीटा लिख सकते हैं ना, कि नहीं लिख सकते? अब ये बताओ कि इससे जी भी तो कॉमन है, तो कितना लिख सकते हैं? एम जी माइनस यू साइन थीटा जी इंटू टी। ये पावर मिल गया किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अच्छा ये बताओ कि ये पावर जो है वो टाइम के साथ कैसे वैरी कर रहा है? लिनियरली। लिनियरली क्यों? क्योंकि इसका पावर कितना है? 1। तो अगर कोई पावर और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कह दे तो ड्रॉ कर सकते हो। तो स्ट्रेट लाइन का तो आता है ना ग्राफ ड्रॉ करना। जैसे पावर और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो देखो इस साइड में हम पावर लिख देंगे और इस साइड में टाइम दिखा देते हैं। इस लाइन पर पावर और इस लाइन पर टाइम। तो कटिंग पॉइंट निकालने पड़ेंगे ना पहले। स्ट्रेट लाइन का कैसे ग्राफ ड्रॉ करते हो? कटिंग पॉइंट निकाल करके। तो देखो यहाँ पर कटिंग पॉइंट निकालते हैं। अगर टाइम 0 हो गया तो इसमें देखो टाइम 0 करो तो पावर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ प्लस है ना, ये 0 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस एम जी यू साइन थीटा। ये ना प्लस में है या माइनस में है? पावर नेगेटिव में, तो ये तो ऑरिजिन है। ऑरिजिन से ऊपर कैसा होता है? पॉजिटिव। ऑरिजिन से बिलो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो यहाँ पर कटिंग पॉइंट होगा ना वो वाला। T0 का मतलब P एक्सिस, समझाए थे तुम लोग को, स्ट्रेट लाइन पढ़ाए थे। तो T इक्वल टू 0 का मतलब P एक्सिस।
पी एक्सिस में कहाँ कट कर रहा है, तो माइनस एम जी यू साइन थीटा, यही ना। अब यहाँ से पी ज़ीरो कर लो, अगर पावर ज़ीरो हो जाए तो इसको ज़ीरो करेंगे, मतलब क्या, ये पूरा ब्रैकेट वाला टर्म ज़ीरो आना चाहिए, क्योंकि एम जी तो ज़ीरो होगा नहीं। अगर लेफ़्ट साइड ज़ीरो है तो राइट साइड भी ज़ीरो होना पड़ेगा ना, तो ये तो ज़ीरो होगा नहीं, तो इसी को ज़ीरो होना पड़ेगा। तो P को ज़ीरो होने के लिए इसको ज़ीरो होना पड़ेगा, तो माइनस यू साइन थीटा प्लस जी टी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा ना। तो जी टी इज इक्वल टू कितना हो गया, इधर माइनस है तो इधर यू साइन थीटा, और t का वैल्यू कितना हो गया, यू साइन थीटा बाई सी। ये पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, मतलब टाइम वाले एक्सिस पे यहाँ कट कर रहा है, यही ना। अब ये दोनों को लाइन से ज्वाइन कर लो, तो यही स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया, ठीक है। तो तुमसे क्वेश्चन में पूछता है कि ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन पावर कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा। तो देखो, तो पावर इंक्रीज करता जा रहा है कि डिक्रीज करता जा रहा है, पावर कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। इस बात को याद रखना है ना। पावर क्या होगा, कंटिन्यूसली इंक्रीज, ये तो ग्राफ में दिख रहा है। अब समझो, सी पार्ट में देखते, एवरेज पावर निकालना है। सी पार्ट में कौन सा पावर निकालना है, तो एवरेज पावर कैसे निकालते हो, टोटल वर्क बाय टोटल। तो ये देखो, ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब यहाँ से गया और यहाँ चला गया, तो mg किधर की ओर लगा है, और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ। डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, इनिशियल एंड फाइनल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ ना। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल हो गया, 90 डिग्री। तो बताओ, अगर 90 डिग्री हो जाता है तो वर्क कितना होता है, ज़ीरो। एफ एस कॉस थीटा होता है ना, तो कॉस थीटा, थीटा कितना हो गया 90। तो अगर टोटल वर्क ज़ीरो हो गया तब तो टाइम ऑफ फ्लाइट डालने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एवरेज पावर कितना हो गया, ज़ीरो। चलो इसको उतार लो आप।